डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत जो बुक है उसका इतिहास का उसका चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर आज कोशिश करेंगे हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका जो कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित कैसे होती है ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर मैसूर कहा जाता है। ये तो हम लोग पहले जानेंगे कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। और जब देखते हैं जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो क्या करता है, कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली जो है उनका शासनकाल कब से था? 1761 से 1782। और उनके पुत्र जो थे विख्यात मतलब कि बहुत फेमस हैं टीपू सुल्तान, उनका शासनकाल है 1782 से 1799। ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था कब से कब था, हैदर अली का शासनकाल कब से कब था, हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान कौन थे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मालाबार तट से कंपनी क्या खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में जो भी पड़ने वाली जो क्या था बंदरगाह, उनसे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पे रोक दी। टीपू सुल्तान इसको रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए। टीपू सुल्तान भी अपना बढ़ाते हैं। देखिए जो एक चित्र था ये टीपू सुल्तान का चित्र था, यहाँ यही है टीपू सुल्तान। और ये सेकंड चित्र जो है ये दिखाया गया टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा ये चित्रित किया गया है। मतलब वो ऐसा ही चित्र बनाते थे जिसमें हमारे इंडियन वालों को थोड़ा नीचा दिखाने का कोशिश करते थे वो लोग। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया। बहुत ही मशहूर शासक थे इन लोगों ने, कई बार युद्ध में हराया भी इन लोगों ने। लेकिन 1782 में मराठों के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य तस्वीरों को बनाने में मज़ा आता था जिनसे उनकी अंग्रेजी सत्ता की विजय दिखाई देती थी। देखिए आगे तो हमें चित्र नहीं दिखाया गया, नहीं देख पाए हम लोग चित्र उसको, क्योंकि ऐसा चित्र वो लोग नहीं बनाते थे जिसमें हमारे यहाँ के जो सेना थे या जो शासक थे वो विजयी होते थे। लेकिन जैसे ही जब टीपू सुल्तान वो संधि हुई उनके बेटे को जो बंधक किया वो चित्र तुरंत उन लोगों ने पेश कर दिया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे राजाओं के रहते तो कंपनी का शासन यहाँ हो नहीं पाता। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ कितने बार जंग हुआ? 4 बार। इसको याद रखेंगे कब कब। देखिए 1767 से 1769 पहली, और दूसरी कब हुई? 1780 से 84, और तीसरा 1790 से 1792, और चौथा 1799। आखिरी जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग, श्रीरंगपट्टनम जो है कि आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिला। ठीक ना। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज
पुराने वोडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए, टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वे एक बार फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार खेलने गए थे, जहां उन्होंने एक शेर सामने आ गया। जब वो शिकार खेलने गए तो एक शेर जब आता है तो उनकी बंदूक ने मौके का साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गया। फिर भी निहत्थे टीपू ने शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो यहाँ पे आपको एक और बात जानने को मिली कि शेर मैसूर क्यों कहा जाता था। अब टीपू का खिलौना शेर जो है ये है, इसका भी देखिए चित्र। ये टीपू का विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाहियों को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ ने इस खिलौने को अपने साथ ले गया। आप तो देख ही रहे, बहुत कुछ चीज़ें जो है इंडिया से बाहर चली गई हैं। तो ये कहाँ के म्यूजियम में अभी रखी हुई है? तो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब एक गतिविधि है। कल्पना कीजिए कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। ये आप लोग को एक्टिविटी करनी है। अब है मराठों से लड़ाई कैसी हुई, इसके बारे में दिया गया। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। देखिए, एक पॉइंट यहाँ भी बना, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। किसको? मराठा जो था वो भी शक्ति विकेंद्रित हो गया था, इसे भी बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। सत्ता का केंद्र कहाँ था? पूना। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सलवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर किसका नियंत्रण हो चुका था? कंपनी का। तो यहाँ पे आप अच्छे से अब समझ पा रहे होंगे कि कंपनी कैसे कैसे मतलब कि व्यापार करने आई और सत्ता स्थापित करती चली जा रही है। सर्वोच्चता का दावा अब आगे पढ़ना है हम लोग को। तो उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में क्षेत्रीय जो था विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक जो गवर्नर जनरल रहे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी
सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज की नीतियों में दिखाई देती रही। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ फिर आते हैं विलय नीति में, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ये 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जा में आ गया, किसके? अंग्रेजों के। और यहाँ महाराजा 1843 में जो है सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। ठीक, यहाँ महाराजा रंजीत सिंह थे उस समय वहाँ के राजा, इनकी दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार अंग्रेज अब पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। अब विलय नीति जो लॉर्ड डलहौजी का था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कब से कब थे? 1848 से 56 के बीच, जो 1856 और 48 के बीच गवर्नर जनरल थे, इनका शासनकाल था। और डलहौजी एक ऐसी नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया गया। इस सिद्धांत के आधार पर इस तर्क पर आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी विरासत, जो उसका जो धन दौलत है, उसका राज्य है, उसको हड़प लिया जाएगा और इसे कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक माने कई रियासतों को अंग्रेज ने अपने में मिलाया, जिसका नाम है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। तो इसको आप इसका ट्रिक से भी बना सकते हैं। एस संबलपुर हो गया, SSUNJ, ऐसे करके कि मैंने पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, जो कंपनी में मिलती गई, कंपनी ने अपनी मिलाती गई। तो इसको देख लेंगे। और आखिरकार 1856 में अवध को भी नियंत्रण में ले लिया। ठीक, आगे देखते हैं अवध को कैसे लिया। कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ऐसा उन्होंने वहाँ की जनता को बताया, तर्क दिया। और कुशासन का मतलब कि उन पर लगा के आरोप, और उनका भी राज्य हड़प लिया गया। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह में वो शामिल हो जाते हैं। देखिए अब आप लोग को एक ये है संबलपुर के राजा वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। ये कल्पना है, एक गतिविधि है जो कल्पना करिए कि नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से यह एहसास कराए कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे और आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा और गद्दी पाने के लिए आप क्या करिएगा। ये एक्टिविटी है आपका। और ये 3 चित्र दिया गया है भारत का। ब्रिटिश शासन के अधीन कौन कौन क्षेत्र, देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गया। जो ब्रिटिश एक समय हमारे यहाँ व्यापार के लिए आई थी, वो देखिए रेड वाला जो हिस्सा है वो सारे ब्रिटिश द्वारा शासन स्थापित हो चुका था। देखिए कहाँ तक वो स्थापित कर चुकी, अब कितना हिस्सा बचा हुआ था। सेकेंड पार्ट में देखिए 1840 में, और थर्ड पार्ट में देखिए 1857 में कैसे आंदोलन हो रहा है, कैसे अब बढ़ेगा। अब नए शासन की स्थापना चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो नए शासन की स्थापना में है वारेन हेस्टिंग, जो 1773 से 1785 इनका कार्यकाल है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे
प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन वर्ग क्या था, हर एक शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। ये किसके थे? ये भारत के थे। पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वायसराय का पद आया। अब हो गया भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए इसमें तीन जो है शब्द दिया गया है। 3 शब्द हैं, एक काजी, मुफ्ती और महाभियोग। काजी क्या था? एक न्यायाधीश था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुना था। जो न्यायाधीश था काजी, उसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स माने संसद का जो ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। तो 3 वो शब्द था, ये 3 शब्द याद कर लीजिएगा। तो उस 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन थी? तो पहला था एक मद्रास और मुंबई थी। कौन कौन था? बंगाल, मद्रास और बम्बई, जो अभी मुंबई कहा जाता है। हर एक का गवर्नर होता था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित किया गया, जिसके बारे में अभी हम बताए हैं, जिसमें अदालत जो होता था जिला में 2, फौजदारी और दीवानी। तो दीवानी अदालत के मुखिया आरोपी कलेक्टर जो थे यूरोपीय कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें में अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो देखिए चित्र दिया गया है किसका, तो देखिए कितना बड़ा संसद भवन है। ये वारेन हेस्टिंग पर जो मुकदमा चला गया था, आरजी पॉलार्ड द्वारा चित्रित है। 1789 का चित्र है। अब इसका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चित्र किसके द्वारा बनाया गया, इन पर मुकदमा लगाया गया, सही ढंग से शासन नहीं चलाने के आरोप में जड़ दिया गया था। अब है यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए धर्मशास्त्र क्या है? एक ऐसी कृति है जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण सिद्धांत की क्या होता है, व्याख्या की जाती है। और सवार जो घुड़सवार होता है, मस्किट कहा जाता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। और मैचलॉक होता है शुरुआती दौर की बंदूक, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक, मास्केट और मैचलॉक से लैस होता था उन लोग का बंदूक। कब? 1820 में युद्ध की तकनीक जब बदलने लगा। अब ये एक चित्र दिया गया है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। देखिए घुड़सवार सवार को कहा जाता था। अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है 1780 का। देखिए एक चित्र भारतीय द्वारा बनाया गया है, इसमें कैसे भारतीय अब है, इसका कंक्लूजन पूरा देखेंगे। देखिए जब इसका हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे ना, तो 1857 के विद्रोह में सिपाहियों की दुनिया की झलक दिखाता जो है उसको, सिपाही क्या करते थे, अपने जीवन में कैसा महसूस करते थे, उनकी जीवन और पहचान, यानी वे कौन है, ये सब हम लोग विद्रोह वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे अध्याय 5 तो उसे पढ़ेंगे। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गया। औपनिवेशिक क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर शासन करता है तो उसको औपनिवेशिक कहते हैं। ये औपनिवेशिक शक्ति बन गया। और 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया तेज हुई, और तब तक समुद्र मार्ग से पहुंचने में 6 माह का समय से 8 माह लग जाता था। भाप से चलने वाला जहाज़ यानी 3 हफ्तों में समेट दी। जो जहाज़ 6 महीना में आती थी वो मतलब कि 20-21 दिन में पहुंचने लगा। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे
दूर देश में आने लगे। अब यहाँ पे वहाँ के लोग भी रहने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार हो सकता है ये पॉइंट कि कितने % भूभाग और कितना % आबादी पर कंपनी का शासन हो गया। तो 63% भूभाग और 78% का आबादी। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब तो समझ में आ गया कि कैसे शासन स्थापित। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब इसको मिलान करते हैं, जोड़ा बनाना है। दीवानी किस में जाएगा? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। और सेकंड है शेर मैसूर। शेर मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्योंकि जब उनकी बंदूक और कटार काम नहीं दी तो अपने हाथों से ही शेर को मार गिराए थे। रानी चिन्नम्मा क्या थी? कित्तूर में अंग्रेजों का विरोध के आंदोलन का नेतृत्व किया। वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल और सिपाही को बोलते थे। सेकंड क्वेश्चन है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग शुरू हुई थी। तो यहाँ सारा खाली जगह मैंने यहाँ पे फिर एकदम ब्लैक्स भर चुकी हूँ। देखिए बंगाल पर कहाँ से शुरू हुआ था? पलासी की जंग से। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे और बताए थे कि पलासी की युद्ध जब हुआ तब से अंग्रेज का क्या हुआ, शासन यहाँ पे स्थापित होना, मतलब पहली जीत उसका वही है। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? अभी पढ़े हैं जस्ट हम लोग। कहाँ के थे? मैसूर के थे। अब है डलहौजी डैश ने ग नंबर देखते हैं। ग नंबर कर है डलहौजी ने डैश का सिद्धांत दिया। तो डलहौजी कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसको चुक का सिद्धांत कहते हैं, बेअफकत का सिद्धांत बोलते हैं, इसको राज्य हड़प नीति भी सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें भरा जाएगा, नीचे सब भर के बनाया हुआ है। मराठा रियासतों मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित था। किसमें था? दक्षिणी पश्चिमी भाग में, क्योंकि हमारा जो ये वाला एरिया है इंडिया का, यहीं पे क्या है, मराठा राज्य स्थित था। दक्षिण पश्चिम का भाग हुआ ये। अब है सही गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो बिल्कुल असत्य है, ये सत्य नहीं है, गलत है, यानी पहला गलत होगा। और दूसरा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र कंपनी थी। ये भी बिल्कुल गलत बात है, एक ही नहीं थी। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो जी बिल्कुल सही। अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शासकीय बदलाव नहीं किए। तो नहीं, गलत वो किया था। और चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर है जो वो नीचे सारा यहाँ पे PDF में दिया गया है। आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें से देख करके बना सकते हैं। देखिए एक खाली जगह था, रिक्त स्थान, ये सही गलत के सब है 1 2 3 4 जो भी हैं। आगे है अब क्वेश्चन आंसर। देखिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में क्यों आकर्षित हो रही थी? तो दिया गया है यहाँ कि जो भारतीय कपास और रेशम का बहुत मांग था यूरोप में, मसालों का भी मांग था, ये सब दिया गया है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंगाल की नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? तो ये भी यहाँ दिया गया है। दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ? तो दीवानी, यह कंपनी को एक बड़ी सफलता थी। जब दीवानी मिला वो सफलता बहुत बड़ी थी, क्योंकि दीवानी से उस बंगाल में विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दे दिया। कंपनी राजस्व का उपयोग अपने व्यापार और अन्य खर्चों में वित्त पोषण के लिए कर सकती थी। राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भी कर सकता था। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से काफ़ी सारे फ़ायदे हुए। अब सब्सिडरी अलायंस माने सहायक संधि की व्याख्या करना है। तो सहायक संधि क्या था? भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। कंपनी की सेना को भारतीय राज की रक्षा
करनी थी, लेकिन शासक को सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था। यदि कोई देश शासक भुगतान करने में विफल रहता तो दंड के रूप में उसके क्षेत्र का कुछ हिस्सा छीन लिया जाता था। उदाहरण के लिए इस आधार पर अवध और हैदराबाद के क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आगे है कंपनी का शासन। भारतीय शासन जो राजा था उसे अलग कैसे था, तो उचित व्यवस्था भारतीय से अलग बनाया था। भारतीय शासक जो था प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी आपराधिक और दीवानी के मामलों में नए कानून बनाने से पहले पंडित और मौलवियों से सुझाव लेती थी। भारतीय शासकों ने भी कई नियम बनाने से पहले भारतीय संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। आगे है क्वेश्चन 1, इस तरह कंपनी शासन और भारतीय शासन अलग था, जो उसका आंसर है पहले वाला का। अब है कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। तो पैदल रेजिमेंट अधिक महत्वपूर्ण हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज को एक सामान्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया। सैनिकों को तेजी से यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अभ्यास और अनुशासन ने उनके जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक नियंत्रित किया है। कंपनी की सेना की संरचना में यही बदलाव है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको पढ़ाई पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अगेन।